हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राजस्थान एपीओ की मैंने सीरीज़ चला रहा था माइनर एक्ट की। उसमें मैंने सारे माइनर एक्ट ख़त्म कर दिए थे। अब एक लास्ट माइनर एक्ट बचा हुआ था, द प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। तो इसको शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ बता देता हूँ जो पहले मेरे से गलती हो गई थी। तो आर्म्स एक्ट जो मैंने पढ़ाया था, आर्म्स एक्ट जो था कब का था, 1959 का था। ठीक है, उसमें एक चीज़ गलती हो गई थी, जो एसेंट की डेट थी, एसेंट की डेट थी वो मेरे से गलत हो गई थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को 25 सितंबर 1959 बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको गलत कर, वो काट देना, वो नहीं है, वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, 23/12/1959 को। ठीक है, ये याद कर लेना। आर्म्स एक्ट जो था उस पर राष्ट्रपति की एसेंट कब मिली थी, 23 दिसंबर 1959 को मिली थी। ठीक है, एसेंट कब मिली थी, 23 दिसंबर 1959। ये जाके आर्म्स एक्ट में सही कर लेना, वो मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, और एक राजस्थान एक्साइज एक्ट में मैंने जो लागू होने की तिथि बताई थी, देखो हम इसको दोनों सही से लिख दे रहे हैं। तो आर्म्स एक्ट वाला क्या सही कर लोगे, आर्म्स एक्ट में जाके वहाँ पे एसेंट की जो डेट है वो क्या कर लोगे, 23/12/1959 कर लोगे। और एक एक्साइज एक्ट था राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का जो एक्साइज एक्ट था उसमें मैंने जो 1 अप्रैल बताया है, 1 अप्रैल 1950 बताया है, ये गलत था। यहाँ वहाँ पे क्या था, 1 जुलाई था, तो ये मुझे राजस्थान का एक्ट नहीं मिला था, तो उस वजह से वो गलत हो गया था। ठीक है, तो उसको सही कर लेना आप लोग, 1950 हो जाएगा। ठीक है, ये दो सुधार कर लेना, जो पुराने माइनर एक्ट मैंने पढ़ाए हैं उसमें सही कर लेना। अब आओ हम शुरू करते हैं अपना मेन, आज क्या पढ़ना है। आज हमको क्या क्या पढ़ना है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 पढ़ना है। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम लोग ये देखते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो सबसे पहले ये जानते हो क्या चीज़ है, परिवीक्षा मतलब, पहले अपराधी परिवीक्षा मतलब समझो क्या होता है। परिवीक्षा मतलब क्या, प्रोबेशन मतलब क्या होता है, निगरानी करना, किसी की निगरानी करना। तो अब कोर्ट मान लो आपको छोड़ता है, तो कोर्ट कितने साल के लिए परिवीक्षा पे छोड़ सकता है, ये क्वेश्चन पूछता है। प्रोबेशन पीरियड कितना होता है, 3 ईयर होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोबेशन पीरियड कितना होता है एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए। कोर्ट प्रोबेशन पीरियड पे कितने साल के लिए छोड़ सकता है, 3 साल के लिए छोड़ सकता है, तो ये पता कर लेना। अब आ जाओ, सबसे पहले ये देखें 1958 का ये एक्ट है, तो ये कौन सा एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर 20 है। कौन सा एक्ट है, एक्ट नंबर 20 है। इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं, 19 धाराएं हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हो गया आपका। अब आ जाओ, ये कैसा, एक सेंट्रल एक्ट है, पर इसे जो राज्य लागू करेगा वो अपने अपने राज्य को अपने अपने गजट में नोटिफाइड करेगा, फिर वो उस तरीके से लागू करता है। तो केंद्र सरकार ने इसे संसद से कब पास किया था, 16 मई 1958। ये याद कर लेना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है राजस्थान में। तो क्या हो जाएगा, 16 मई 1958 को। ठीक है, किसने, केंद्र सरकार ने पास किया, लेकिन अब लागू कब हुआ, तो हर राज्य अपने तरीके से इसको नोटिफाइड करके लागू करेगा प्रोबेशन एक्ट को। ठीक है, अब आ जाओ प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब इस एक्ट को क्यों बनाया गया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इस एक्ट को इसलिए बनाया गया कि अपराधियों को क्या, परिवीक्षा पर छोड़ा जाए, निगरानी पर, या भर्त्सना करके उनको पूर्णतः छोड़ दे। भर्त्सना जब करता है, जैसे कोई फर्स्ट ऑफेंडर होता है या कुछ होता है, तो न्यायालय के सामने आता है, तो न्यायालय उसे समझा देता है कि अब आइंदा इस टाइप का अपराध मत करना, तो भर्त्सना करके न्यायालय क्या करता है, छोड़ देता है। या प्रोबेशन पे जब छोड़ता है, निगरानी पे छोड़ता है, तो न्यायालय कितने, 3 साल के लिए छोड़ता है। ठीक है, ये याद कर लेना। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अब इसका सेक्शन 1 पढ़ो। देखो राजस्थान में केवल सेक्शन 10 तक आएंगे,
केवल सेक्शन 10 तक ही आएगा, तो मैं इस सीरीज में केवल सेक्शन 10 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ धारा एक क्या कहता है, सबसे पहले क्या कहता है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। ये तुम सीआरपीसी इसको कोरिलेट कर लेना, एक चीज मैं भूल गया हूँ, इसको सीआरपीसी के सेक्शन किससे 360 से कोरिलेट कर लेना, इसको वहां से पढ़ लेना 360 में। और बीएनएसएस जो आया है नया वाला, उसमें 401 में दिया होगा, ये वहां से कोरिलेट कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, इसका विस्तार क्या है, संपूर्ण भारत पे है, ये याद कर लेना। इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पे है। और राज्य अपने अनुसार इस एक्ट को क्या शासकीय राजपत्र में घोषित करके इसको लागू करेगा। मतलब ये क्या, स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो अपने गजट में नोटिफाइड करके ही इसे लागू करेगी। तो ये सेक्शन 1 इतनी चीजें बताता है। अब आप आ जाओ सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 आपका क्या है, डिफिनीशन क्लॉज है। सेक्शन 2 याद कर लो, डिफिनीशन 2A में क्या दिया, कोड दिया है, ये ऐसे याद करो। 2C, ए से कोई परिभाषा ही नहीं शुरू है, तो ये कैसे अल्फाबेटिकल नहीं दिया है, अल्फाबेटिकल सारी परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले सी मतलब कोड हो गया। कोड में क्या, दंड प्रक्रिया संहिता 1898। अब ये 1898 तो दिया, इसमें संशोधन करना चाहिए, इसको 1973 करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब नहीं संशोधन किया तो ठीक है, आप 1898 ही पढ़िएगा। सीआरपीसी 1898 में जो चीजें दी गई हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को कोड कहते हैं। सीआरपीसी को ही क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ये कहाँ बताया गया, 2A में बताया गया। 2B में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछता है। प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ दिया गया, 2B में दिया गया। प्रोबेशन ऑफिसर खूब पूछता है, पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको देख लेना, इसको ध्यान दे देना। तो प्रोबेशन ऑफिसर को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। 2B में दिया गया, प्रोबेशन ऑफिसर से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 13 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या उस रूप में क्या है, मान्यता प्राप्त है। तो धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त किया गया व्यक्ति या मान्यता प्राप्त व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं। ये कहाँ बताएगा, कौन सा धारा 13, ये भी जो ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है 1958 का, उसकी धारा 13 के अंतर्गत जो अधिकारी होंगे उन्हीं को क्या प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे। तो सेक्शन 13 को याद कर लेना। सेक्शन 13 में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उन्हीं को क्या कहते हैं, प्रोबेशन ऑफिसर कहते हैं। ये हो जाएगा आपका सेक्शन 2 का क्लॉज बी हो जाएगा। अब आप आ जाओ सेक्शन सी पे आ जाओ। इस पे डिफिनीशन क्लॉज ही अभी चल रही है। आप प्रेस्क्राइब्ड पूछा, प्रेस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है, इंग्लिश हिंदी में विहित होता है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है, विहित होता है। में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है। तो जो प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल, इसे बोलते हैं प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल, मतलब नियमों द्वारा जो विहित होगा उसी को क्या कहते हैं, नियमों द्वारा विहित होना। प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल, तो रूल जो होगा उसी को क्या कहते हैं, प्रेस्क्राइब्ड कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 2D में। 2D क्या कहता है कि अब मान लो जैसे इस एक्ट में कोई परिभाषा नहीं बताई गई है, उस शब्द का तो उपयोग कर लिया गया, उस पद का उपयोग तो कर लिया गया, लेकिन उसकी परिभाषा इसमें नहीं बताई गई। और अगर उसकी परिभाषा तो हम कहाँ से देखेंगे, सीआरपीसी 1898 में अगर उसको परिभाषित है तो उसका वही अर्थ होगा, ठीक है, ये समझ लेना। तो ये सीआरपीसी 1898 देख लेना यहाँ पे, ठीक है, परिभाषा क्लास हुई। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ये आपके डिफिनीशन क्लास खत्म हो गई। अब आ जाओ सेक्शन 3। वैसे हमारे सिलेबस में सेक्शन 3 नहीं है, लेकिन सेक्शन 3 पढ़ना जरूरी है, तो मैं उसका मार्जिनल नोट लिख दिया हूँ यहाँ पे, वो देख लेना आप लोग। सेक्शन 3 क्या कहता है, भर्त्सना के पश्चात छोड़ देगा, मतलब ये पूर्णतः। तो सेक्शन 3 कैसा, इसमें भर्त्सना को याद कर लेना, ठीक है। न्यायालय क्या करेगा, समझा बुझा के आपको छोड़ देगा, आपको डांट देगा या वो करके सेक्शन 3 के तहत छोड़ देगा। सेक्शन 4 में क्या है, परिवीक्षा पर छोड़ता है, भर्त्सना पर सेक्शन 3 में छोड़ता है, परिवीक्षा पर सेक्शन 4 पे छोड़ता है। यही दोनों में इंपॉर्टेंट है। भर्त्सना पर अगर न्यायालय छोड़ेगा तो सेक्शन 3 हो जाएगा, और परिवीक्षा पर छोड़ेगा तो सेक्शन 4 हो जाएगा। अगर न्यायालय परिवीक्षा मतलब 3 साल के लिए छोड़ेगा, निगरानी के लिए छोड़ेगा, परिवीक्षा मतलब निगरानी, अगर वो निगरानी के लिए छोड़ता है तो सेक्शन 4 हो जाएगा, और भर्त्सना पर छोड़ता है तो सेक्शन 3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 और 4 मैंने पढ़ा दिया, और 5 भी सिलेबस में नहीं, सीधे 6 है। तो 5 में क्या कहता है, 5 में कहता है कि छोड़े गए व्यक्तियों को
क्या किया जाएगा, देखो पढ़ लो। छोड़े गए अपराधियों को प्रतिकर और खर्चा देने की घोषणा करने की न्यायालय की शक्ति है। तो जिन व्यक्तियों को किस पे, भर्त्सना पर या सदाचार पर छोड़ा गया, उनको क्या करेगा न्यायालय, न्यायालय की पावर है, उनसे क्या करेगा, खर्चा देना और प्रतिकर की मांग करेगा, सेक्शन 5 में मांग करेगा। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 6 पे आ जाओ। अब सेक्शन 6 सही से पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। ये कई बार वहाँ पे राजस्थान में इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। सेक्शन 6 क्या कहता है, 21 वर्ष से कम आयु। तो सबसे पहले सेक्शन 6 का एक पॉइंट उठा लो, 21 वर्ष से कम आयु का बालक। तो 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के लिए ये सेक्शन लागू होता है। ठीक है, क्या कहता है, उनके कारावास पर निर्बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाता है। निर्बंधन का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कैसे, 21 वर्ष के कम आयु वाले अपराधियों को कारावास देने पर क्या रोक लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो अब आओ इसका क्लास 1 पढ़ लेते हैं, क्या है, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछता है। कहता है कि 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति कारावास से, किंतु आजीवन कारावास से नहीं, मतलब 21 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति हो लेकिन उसको कारावास से दंडित हो, लेकिन उसने क्या, लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास उसे ना मिला हो, तो एक क्वेश्चन उठ जाएगा, ऐसे सेक्शन 6 का लाभ कैसे व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, 21 वर्ष से कम है लेकिन उनको कब लाभ नहीं मिलेगा, जब उनको लाइफ इंप्रिजमेंट दिया गया है, पनिशमेंट, तो उनको इस धारा का लाभ, इस सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तब वह न्यायालय जिसने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसे क्या करेगा, कारावास में तब तक दंडित नहीं करेगा। मतलब अगर उसने आजीवन कारावास का अपराध नहीं किया, बाकी सब में तब तक दंडित नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसको यह समाधान मतलब उसको यह समाधान नहीं हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों को, जिसके अंतर्गत अपराध की अपराध का नेचर, प्रकृति मतलब नेचर, उसका नेचर क्या था, अपराध का चरित्र को ध्यान में रखते हुए वांछनीय नहीं होगा, धारा 3 और धारा 4 के अधीन व्यवहार किए जाए, और यदि न्यायालय अपराधी को कारावास का कोई दंड देता है तो वह वैसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। अब देखो 3 और 4 का लाभ कैसे इनको मिलेगा, अगर इनका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का लाभ नहीं देता तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय कारणों को अभिलिखित करेगा कि हम उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके कारणों का लाभ अभिलिखित करेगा। ठीक है, अब आ जाओ सब क्लास 2 पे। सब क्लास 2 क्या कहता है इसका, अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए क्या उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी अपराधी को धारा 3 और धारा 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट। अब क्या करेगा, अगर मान लो उसको लगता है कि करना चाहिए तो क्या करेगा, परिवीक्षा अधिकारी जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा उससे रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्ट पर यदि कोई रिपोर्ट हो और अपराधी के चरित्र और शारीरिक और मानसिक दशा के संबंध में उससे प्राप्त किसी जानकारी पर विचार कर लेगा। मतलब वो परिवीक्षा पे कब छोड़ेगा, तो अगर उसको पता नहीं चलता कि उसकी मानसिक, शारीरिक और ऐसी दशा क्या है तो क्या करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगा लेगा। उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो धारा 3 और धारा 4 का लाभ दे सकता है। अब आ जाओ सेक्शन 7 पे, आप आ जाओ, 6 तक हो गया, सेक्शन 7 आ जाओ। सेक्शन 7 क्या कहता है कि सेक्शन 7 कहता है कि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय होना। तो जो प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट देता है वो क्या, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। गोपनीय मतलब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, सबके सामने खुलेगी नहीं वो रिपोर्ट केवल न्यायालय के सामने ही खुलेगी। ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 7 बताता है। कॉन्फिडेंशियल कहाँ दिया गया है, सेक्शन 7 में दिया गया है। धारा 4 की उपधारा 1 उपधारा 2 या धारा 6 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट क्या होगी, जो ये धारा किसमें, धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो रिपोर्ट देगा या धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो रिपोर्ट देगा प्रोबेशन ऑफिसर, वो गोपनीय होगी। परंतु न्यायालय यदि ठीक समझता है तो उसका सार अपराधी को, अब न्यायालय के सामने मान लो प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट रखी, अब न्यायालय का ये विवेकाधिकार होगा, वो चाहे तो उस रिपोर्ट के बारे में सार में किसको बता देगा, जो अपराधी है उसको संसूचित कर देगा, उसको बता देगा, और क्या करेगा, और अगर उसको चाहेगा तो उसको साक्ष्य में पेश करने का उसके संबंध में, जैसे मान लो प्रोबेशन ऑफिसर ने कोई इल्जाम या कोई चीज उसके ऊपर लगाई तो वो क्या कहेगा, वो चाहेगा तो अपराधी से एविडेंस की भी मांग कर सकता है। ये कहां बताया गया, सेक्शन 7 में बताया गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 8 आ जाओ। परिवीक्षा की शर्तों में
फेरफार, मतलब अगर उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है तो उसकी शर्तों में फेरफार भी किया जा सकता है। ये कौन सी धारा बताता है? ये सेक्शन 8 बताता है। तो धारा में फेरफार करना, वेरिएशन लाना, ये कहाँ बताया गया? ये सेक्शन 8 में बताया गया है। यदि किसी परीक्षा अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय उचित समझता है कि अपराधी और जनता के हित में परीक्षा की शर्तों में क्या करना है? परिवर्तन करना, तो फेरफार करना। बस याद कर लेना कि परीक्षा की शर्तों में फेरफार करना कहाँ? सेक्शन 8 में दिया गया। ये याद कर लेना, ये खूब पूछता परीक्षा की शर्तों में फेरफार करना कहाँ दिया गया है? सेक्शन 8 में दिया गया है। तो वह परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय बांड की शर्तों को बदल सकता है। इसमें बांड की अवधि को बढ़ाना या घटाना, शर्तों को बदलना या नई शर्तों को जोड़ना शामिल हो सकता है, लेकिन यह अवधि 3 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सब तो आप कर रहे हो, लेकिन इसकी अवधि 3 वर्ष वाला पढ़ लेना, 3 वर्ष से ज्यादा की नहीं होगी। यह परिवर्तन बिना अपराधी और बांड में उल्लिखित जमानतदारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं। अब मान लो जैसे किसी को छोड़ा गया परीक्षा पे, उससे बॉन्ड लिया गया। अब बॉन्ड में मतलब जमानतदार है, तो पहले जमानतदार को सुना जाएगा, फिर उसके बाद इस मामले में क्या किया जाएगा? डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है, ये कौन सी धारा बताती है? सेक्शन 8 बताती है। अब आप आ जाओ सेक्शन 9 पे आ जाओ। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेक्शन 9 क्या कहता है कि बंद पत्रों की शर्तों का अनुपालन अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, फाइलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ बॉन्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर 1, अब देखो न्यायालय को क्या, न्यायालय धारा 4 के अधीन आदेश पारित करता है या मूल अपराध के संबंध में कोई कार्रवाई कर रहा है। अब उसने ये आदेश भी पारित, धारा 4 के अंतर्गत आदेश पारित कर दिया, मतलब उस पे किस पे? धारा 4 में क्या था? पहले में भर्त्सना था, दूसरे पे परीक्षा पे छोड़ रहा, धारा 4 में परीक्षा पे छोड़ रहा है, तो परीक्षा का आदेश दे दिया, या वो मूल अपराध का ट्रायल कर रहा है। ठीक है, उस पर कार्रवाई करता है। कार्रवाई करने के बाद क्या करता है? फिर कर दिया कार्रवाई, उसके बाद क्या? प्रोबेशन ऑफिसर और क्या अन्य विश्वास करने का कारण, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट आती है या कोई विश्वास करने का कारण हो जाता है। क्या होता है कारण? कि जो उसने न्यायालय ने आदेश दिया था उसमें अपराधी क्या करता है? अपराधी द्वारा बंद पत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल होता है। मतलब जो धारा 3 के धारा 4 के अंतर्गत कार्रवाई की गई और बॉन्ड मांगा गया, उस बॉन्ड में जो शर्तें लगाई गई, तो अपराधी के ऊपर जो शर्त लगाई गई, उस शर्त का क्या करता है? अनुपालन करने में असफल होता है। और क्या करता है? और अनुपालन करने में सफल होता है, या न्यायालय को प्रोबेशन ऑफिसर या किसी विश्वास करने का कारण होता है, उसके आधार पर पता चलता है कि अपराधी उन शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। तो अब क्या करेगा? तो न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। अगर न्यायालय को उचित समाधान कर दिया जाता है, न्यायालय ने वारंट जारी कर देगा या सम्मन निकाल देगा। सम्मन निकालेगा तो सम्मन निकालने में क्या लिखेगा? कि तुम निश्चित समय पे मेरे कोर्ट में हाजिर हो। ये कहाँ लिखेगा? ये सम्मन में लिखेगा। अब मान लो वो हाजिर होता है न्यायालय में, अब सेकंड क्लास में क्या हो गया? वो न्यायालय में अपराधी हाजिर हो गया, तो अगर उसे लगता है कोर्ट को कि अब इसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, तो उसको क्या करेगा? कस्टडी में, कस्टडी मतलब अभिरक्षा में भेज देगा। तो ये कस्टडी मतलब अभिरक्षा में भेज देगा क्लास 1 में। और अगर उसको लगता है, अपराधी समझा ले जाता कि सर मेरी गलती इस कारण हुई है, तो क्या करेगा? जमानत मंजूर कर लेगा और बेल और बांड लेके उसे क्या करेगा? छोड़ देगा। ये क्लास 2 में बताया गया। अब फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर सुनवाई शुरू होती है। प्रॉपर सुनवाई शुरू होने के पश्चात न्यायालय को समाधान हो जाता है कि बंद पत्रों की अब न्यायालय को पूर्णतः समाधान हो जाता है कि बंद पत्रों का क्या अनुपालन नहीं किया गया है। तो अब क्या करेगा? अगर अनुपालन नहीं किया गया तो उसका विचारण कैसे करेगा? मूल अपराध के लिए उसको क्या करेगा? या तो मूल अपराध के लिए दंडित कर देगा, और अगर उसको प्रथम बार लगता है कि वो जो बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है वो पहली बार किया, तो क्या करेगा? 50 रुपए का दंड अधिरोपित कर सकता उस व्यक्ति पर। और फिर उसके बाद थर्ड क्लास में चले आओ,
दंड आरोपित कर देगा। या जो ये दंड लगाया है क्लास बी में, अगर वो पेमेंट नहीं करता, संदाय नहीं करता है, तो क्या करेगा, मूल अपराध से, सब पेमेंट मतलब संदाय मतलब क्या होता है, पेमेंट नहीं करता है, तो मूल अपराध से क्या करेगा, उसे दंडित कर देगा। ये कौन बताता है, क्लास 4 बताता है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, जो आखिरी सेक्शन है आज का, इसके बाद पूरी तरीके से जो माइनर एक्ट है राजस्थान का वो खत्म हो जाएगा। सेक्शन 10 प्रतिभूतियों के बारे में उपबंध, श्योरिटीज के बारे में क्या है, उपबंध, प्रोविजन ऑफ श्योरिटीज। तो ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 10 में, इतना पढ़ लेना। अब जब उसमें सेक्शन 10 पढ़ोगे तो पुरानी वाली सीआरपीसी 1898 वाली थी, उसकी सारे सेक्शंस दिए गए, 112 दिया होगा, 126 दिया गया, 126 का क्लास ए दिया गया होगा, 406 का क्लास ए दिया गया होगा, 514 दिया गया होगा, 514 का क्लास ए, 514 का क्लास बी, 515 दिया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, अब सीआरपीसी में उसको बदल, जो फिर 1973 वाली सीआरपीसी आई है, तो उसमें क्या 121 हो गया है, 123 का क्लास 10 हो गया, 124, 373, 446, 447, 448, 449 के उपबंध इस अधिनियम के दिए गए बंद पत्रों और प्रतिभूतियों की दशा में उसी प्रकार लागू होंगे। तो जिस प्रकार इसमें सिक्योरिटीज के प्रतिभूति और प्रतिबंध की दशा में लागू होते हैं, वो इस एक्ट के तहत भी लागू होंगे। तो इस प्रकार आपका प्रोबेशन एक्ट भी खत्म हो गया। इस प्रकार आपका पूर्णतः माइनर एक्ट पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब आपको राजस्थान में माइनर एक्ट कुछ भी पढ़ना हो तो पूरा मेरे चैनल पे हो गया है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, पूरा माइनर एक्ट खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।